सो फर्स्ट क्वेश्चन, इनके हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आज हमें 3 चीजें करनी है, आपके होमवर्क को डिस्कस करना है। सेकंड, अकाउंटिंग क्वेश्चन के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो 2 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स या 1 मार्क ईच, वो हम करेंगे आज शॉर्ट क्वेश्चन ना। अभी तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हो। थर्ड, हमें वर्टिकल फॉर्मेट भी देखना है आज अकाउंटिंग क्वेश्चन का ना। ये 3 वेराइटीज आपके सामने आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी डाउट इन योर होमवर्क जो आपके साथ शेयर किया था? फर्स्ट क्वेश्चन। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या चेंज होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे? बता रहा हूँ अभी। देखो बेटा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, जैसे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, राइट? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस भी होते हैं, और जब तक आप पे नहीं करते वो आपके बिजनेस पे एक लायबिलिटी भी होती है। तो दैट्स वाई हम एक गारंटी क्या पास करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। से सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो दिया एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बट सैलरीज लिखते हैं वैसे इसको हम, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट्स को आप क्या कैटेगराइज करोगे? सैलरी आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। अब एक्सपेंस जब भी होगा आपके बिजनेस का, उसका मीनिंग समझो ध्यान से। एक्सपेंस का मीनिंग, वो आपकी कैपिटल पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय से सर्विसेज ली हैं, तो आप उसको उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट रिवॉर्ड करोगे ना, तो वो आपके लिए बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर आपने नहीं पे किया अभी तक, तो भी वो आपका दिस ईयर्स एक्सपेंस में काउंट होगा। इस साल का एक्सपेंस है वो। इसी को हम एक अकाउंटिंग का बेसिस मानते हैं। हमारे पास 2 तरह की अकाउंटिंग है बेटा। मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ लेके जा रहा हूं। बेसिस ऑफ काउंटिंग, अकाउंटिंग के जो हमारे पास 2 बेस हैं, उसमें फर्स्ट बेस आता है कैश बेसिस। इस बेस पर जो अकाउंट्स बनते हैं वो मोस्टली प्रोफेशनल्स के बनते हैं, जैसे टीचिंग प्रोफेशन या बाकी जितने भी मेडिकल या अदर प्रोफेशंस है, वो सब प्रोफेशंस में कैश बेसिस फॉलो होता है। अगर पैसा आएगा तो हमारी इनकम है, अगर नहीं आएगा तो इनकम नहीं है। सपोज मैंने किसी स्टूडेंट को टीच किया और उसने मुझे फीस पे नहीं की, तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे। यहां हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन शो नहीं करेंगे कि मैंने पैसे लेने हैं उससे। नहीं, वेन ही विल पे, इफ ही विल पे, देन इट विल बी माई इनकम, अदरवाइज वो मेरी इनकम है ही नहीं। तो ये प्रोफेशनल जितनी भी अकाउंटिंग होती है, वहां पर कैश बेसिस फॉलो होता है। लेकिन अभी आपका जो सिलेबस है वो कैश बेसिस का नहीं है, बिकॉज आप प्रोफेशनल्स के अकाउंट्स नहीं बना रहे। ठीक है? जैसे एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, एक एडवोकेट है, उसको जितनी फीस मिलेगी वो उसकी इनकम है। से एक एडवोकेट का फीस है 40,000, बट उसका क्लाइंट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, तो उसने उनको सिर्फ 10,000 पे किए, तो बस ठीक है। एडवोकेट क्या शो करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू फीस 10,000। ऐसे डॉक्टर है, ऐसे टीचर्स हैं। वट एवर यू रिसीव, यू शो ओनली दैट इनकम। जो पैसा आपने लेना था, आपको नहीं आया, देयर नो सच क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नो बैड डेट्स, कुछ भी नहीं है। जो आया वो आपका है, जो नहीं आया वो आपका था ही नहीं। ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग का बेस है। बट हम जो बेस फॉलो कर रहे हैं हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, उस बेस का नेम है अक्रूअल बेसिस। ACCRUAL, अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस का मीनिंग होता है, इफ एनीथिंग हैपन्स इन द बिजनेस दैट विल बी रिकॉर्डेड। अगर आपने किसी एम्प्लॉय से सर्विस ली है, तो उसके अगेंस्ट उसकी सैलरी ड्यू हो जाती है। आप उसको पे करो इस साल, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग है कि हम इस ईयर के एंड तक पे नहीं कर रहे। अगर आप उसको इस साल पे नहीं करोगे तो नेक्स्ट ईयर पे करोगे, तो भी वो एक्सपेंस इस साल का ही है। तो जितनी भी सैलरीज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं, हम उनको एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं बुक्स में, तभी हम उनको डेबिट करते हैं। और उस कारण से
वो कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एक लायबिलिटी। Liability. ठीक है, तो अब साथ में बेसिस ऑफ काउंटिंग का माइंड में रखना है। ये अलग से एक चैप्टर है आपके बुक्स में, बेसिस ऑफ काउंटिंग। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये थ्योरी है, 1 डे का थ्योरी है आपका। 1 डे का भी नहीं, हाफ, एक जस्ट 30 मिनट्स का लेक्चर है मैक्सिमम। तो वो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम एक्रूल बेसिस के अकॉर्डिंगली उस सैलरी को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपने पे नहीं की, इसलिए वो आपके लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज में प्लस हो जाएगा। बट हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन पे नो इफेक्ट, जितना कैपिटल में से माइनस हुआ उतना लायबिलिटीज में ऐड हो गया। दैट्स वाई लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटीज में ऐड कर दिया था, शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, और कैपिटल में से माइनस कर दिया था। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग का पॉइंट क्या था? 50,000 या 5,000 ऐड हो गए एज ए न्यू लायबिलिटी। पहले वो लायबिलिटी नहीं थी लेकिन इट्स ए न्यू लायबिलिटी, और कैपिटल में से माइनस हो गए। एंड फॉर द डाउट, कोई भी और डाउट है किसी का? No, sir. ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे स्लीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आप क्विकली बेटा आंसर दोगे और जहां न्यू पॉइंट होगा वहां पे बात करेंगे। सो ओके एवरीवन, बी रेडी फॉर दैट। सो आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, बताइए। Cash account and capital Cash account. account, debit to capital account. नहीं बेटा, जनरलिटी नहीं, अकाउंटिंग क्वेश्चन। स्लीम स्टार्टेड Cash बिजनेस। plus and capital में plus होगा 2,50,000. Cash plus and हाँ, कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में 250 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, बोरोड कैश फ्रॉम बैंक, Cash increase and liability increase. कैश इंक्रीज एंड बैंक लोन will be shown as a liability. Telephone bill paid, Cash and capital decrease. minus which is all capital कैश, में decrease. यस, कैश एंड कैपिटल दोनों माइनस हो जाएंगे। फोर्थ, सलीम ने अपने बेटे की स्कूल फीस पे की है, तो ये क्या बन गया? Drawings. तो क्या करेंगे आप? Cash and capital में से minus. कैश कम होगा और उसके कम होने से आपकी कैपिटल पे इफेक्ट आएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, बिकॉज ड्राइंग्स को हम डायरेक्टली कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे। रीपेड बैंक लोन, कैश माइनस हो जाएगा और बैंक लोन भी माइनस हो जाएगा. गुड। परचेज गुड्स फॉर कैश, Cash minus and goods asset plus. गुड्स क्या बोलेंगे? स्टॉक दिया, Stock. Yes. स्टॉक इंक्रीज, कैश का माइनस स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक ऐड, देन रीपेड द बैलेंस ऑफ बैंक लोन बाय बोरिंग इक्वल अमाउंट फ्रॉम जोजन। इसका मीनिंग? बैंक लोन में से माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर्स आ जाएंगे. हाँ, तो आप इसका एक लोन के नेम से हेडिंग क्रिएट कर सकते हो, लोन बस, वो चाहे वो बैंक लोन हो या फिर जे का लोन हो, किसी का लोन हो, आप लोन के नेम से एक हेडिंग बना लो। क्रेडिटर नहीं बोलोगे आप यहाँ पे, इसका क्रेडिटर्स तो वो होंगे जो जिनसे आप गुड्स परचेज करते हो, दोज पर्सन विल बी कॉल्ड क्रेडिटर्स। जिससे आप लोन ले रहे हो वो लोन में ऐड होगा, तो आप एक लोन का हेडिंग Okay, बनाओ, sir. तो उसी में से माइनस उसी में प्लस, मीन्स नो इफेक्ट, बिकॉज आपका बैंक लोन जितने से कम होगा। अब बैंक लोन कितना रह गया? 40,000 का लोन लिया था हमने, 30,000 पे कर दिए, 10,000 का लोन रह गया, तो 10,000 का लोन पे किया, लेकिन वो कैश कहां से आया? जे से आया, तो हमारे बैंक बैलेंस पे या हमारे कैश बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बिकॉज हमने वो कैश जे से लेके बैंक को पे कर दिया।
तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एज ए बैंक लोन 10,000 माइनस कर दो और एज ए जेज लोन 10,000 ऐड कर दो, उसी में प्लस उसी में माइनस, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन अदर एसेट्स और कैपिटल। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताया था इसका एक्सेप्शनली क्या होता है ये? minus, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बेटा एक्सेप्शनली? कैपिटल में से प्लस होता है और माइनस होता है। हाँ, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, ऐसे हम ओरली करते हैं क्वेश्चन को। फिर आपको लगे आपको रिटर्न में करना है तो रिटर्न में कर सकते हो, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आप मुझे सिलेक्टिव पॉइंट्स बताओगे, ठीक है? जैसे परचेज्ड फर्नीचर कैंटी होगी, सॉरी क्या होगा कॉन्टिंगेशन में? cash decrease, furniture asset increase, तो एक न्यू हेडिंग बन जाएगा फर्नीचर, उसमें हम ऐड कर देंगे कैश में से माइनस। फोर्थ पॉइंट, stock increase and liability increase, किस नेम से? creditors, यस, क्रेडिटर्स के नेम से। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, कैश में इंक्रीज हो जाएंगे और 5,000 का कैपिटल में ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट के, है ना? तो स्टॉक में से 20,000 माइनस होंगे, कैपिटल में 5,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो ऐड होगा, और 25,000 रुपीज का कैश आ गया। तो 20 और 5 ये दो पॉइंट्स हैं इसके। 20,000 की कॉस्ट है, 5,000 का प्रॉफिट है, तो आपका कैश इंक्रीज होगा 25,000 से। फर्स्ट एंट्री थर्ड क्वेश्चन की अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या होगा इसका इफेक्ट? so cash increase, bank account increase and capital increase, कैश इंक्रीज और साथ में क्या? bank account, हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, हेडिंग में दो अकाउंट बनाएंगे ऐसे। तो अभी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं सपोज, और मैं आपको वर्टिकल फॉर्मेट भी समझा रहा हूँ साथ में ना। अभी आज मैं जो भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा वो वर्टिकल फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। तो वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है? वी विल राइट एसेट्स, इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए नहीं होता हमें। जैसे सीरियल नंबर वो ट्रांजैक्शन नंबर हो गया, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, देन एसेट्स इज इक्वल टू liabilities and capital। ये है आपका वर्टिकल फॉर्मेट। हेडिंग में लिखोगे अकाउंटिंग क्वेश्चन, सपोज फर्स्ट पॉइंट है वो आप देख के लिख दोगे कि कमेंस्ड बिजनेस, क्या हेडिंग है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80, बैंक बैलेंस 40। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 40, कैश 80 है ना, 40 80 ना, कैश 80 एंड बैंक 40। ये आप सारा लिख दोगे ऐसे ना, सेम क्वेश्चन को लिखना है आपने। और समटाइम्स ट्रांजैक्शन वाला पार्ट नहीं भी दिखाते आपको, इलस्ट्रेशन में समटाइम्स यू विल सी ओनली एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने ट्रांजैक्शन वाला पार्ट दिखाना है, आप स्किप भी कर सकते हो इसको, इस कॉलम को स्किप कर सकते हो आप चाहो तो, वो तो क्वेश्चन का पार्ट है ना। अब इससे क्या क्रिएट हुआ, वो आपको वर्टिकल लिखना है। जैसे आपका यहाँ पर, जैसे हम यहाँ रुपीज का हेडिंग दे देंगे, एक कैश 80,000, बैंक बैलेंस 40,000,
लाइबिलिटी 0 है, प्लस कैपिटल 1,20,000, कैपिटल 120 है, क्योंकि दोनों को अगर ऐड करेंगे, बिकॉज बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बेटा कैश लेके आता है, बैंक लेके आता है, जो भी लेके आता है वो उस बिजनेस की कैपिटल है। अब इसको ऐड कर देंगे 1,20,000, कैश का ऐड 0 और कैपिटल का ऐड 1,20,000, इक्वल टू का साइन इक्वल टू आ जाएगा। ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट है। जी ऐसे कराया आपको स्कूल में? Yes, sir. तो स्कूल में वो कैसे करवाते हैं आपको? उनके पास क्या है लिखने के लिए टीचर्स के पास? सर अकाउंट्स की मैम तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती हैं। उसके सामने कैमरा लगाते हैं? यस सर। ओके। सेकंड, अब नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 15,000, क्या इफेक्ट आएगा इसका? कैश इंक्रीज, बैंक अकाउंट डिक्रीज। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दोगे आप, जो आपकी क्वेश्चन है। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो कैसे दिखाते दिया वो? बस 80 प्लस 50 95 दिखाते होंगे। सर हम तो डायरेक्टली लिख देते हैं बस, लाइक शो नहीं करते इंक्रीज या डिक्रीज। ये ऐसे लिखते होगे ना 95 25। यस। तो वर्टिकल फॉर्मेट में लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज हमारे पास स्पेस ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में वो तभी तो वो ज्यादा बेटर है, वो लेटेस्ट है, वो इम्प्रूवमेंट्स के बाद है। बिकॉज इसमें ये ड्रॉबैक है कि अब क्या हुआ है किसी को समझ नहीं आ रहा। वहां प्रॉपर दिखाते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी है, गुड्स कितने में सेल हो रही है, कैश में से कितने माइनस हो रहे हैं, कितने प्लस हो रहे हैं, वो प्रॉपर वहां दिखाया जा सकता है। दैट्स व्हाई ये बहुत पहले था ये फॉर्मेट। तो अभी भी 120 रहेगा, 0 एंड कैपिटल, कोई इफेक्ट नहीं आया कैपिटल में, नो चेंज, नो चेंज, दैट इज 120। समटाइम्स वो प्लस का साइन भी लगाते हैं, वो ऊपर लगा हुआ है एक बार हेडिंग में, तो नीड भी नहीं है लगाने की बार बार। तो इट्स वेरी सिंपल। तो वर्टिकल फॉर्मेट है ये बेटा। अब इसमें जितनी जितनी भी ट्रांजेक्शन आती चलती जाएंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ऊपर का स्पेस जो है वो ड्रॉबैक है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि ऊपर का जो स्पेस है वो कई बार कम रह जाता है। अब यहाँ तो वर्टिकल चलना है हमें, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी चलते जाएंगे। ये आपका वर्टिकल फॉर्मेट है। ओके, तो ये आपको देखना है कि कौन सा आपको फॉलो करना है। कमीशन रिसीट बाय चेक क्या होगा? कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, सॉरी बैंक अकाउंट इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज। बैंक अकाउंट विल इंक्रीज, चेक बैंक को शो करेगा, बिकॉज चेक किस दिन बैंक में डिपॉजिट किया ये लिखा नहीं हुआ, तो उसको हम बैंक अज्यूम करेंगे, बैंक में प्लस। और कमीशन रिसीट बिजनेस की इनकम है, कैपिटल में प्लस। ठीक है। उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मींस कैश में इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज। कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में प्लस या माइनस? प्लस। प्लस, यस। कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसका क्या बताया मैंने आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करते हैं हम, कैपिटल में से प्लस एंड कैपिटल में से माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों पॉइंट्स को बेटा आपने एक्सेप्शनली याद रखना है। कैपिटल में प्लस, कैपिटल में से माइनस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड पॉइंट बताएं। So stock minus, cash plus and capital minus. स्टॉक माइनस 16,000 से
और कैश प्लस 14,000 से 14,000 से ऐड एंड कैपिटल माइनस 2,000. कैपिटल में से 2,000 माइनस, क्योंकि वो लॉस हो गया आपको। जब हम जर्नलिटी पास करते हैं तो हम लॉस या प्रॉफिट शो नहीं करते गुड्स के केस में, बट ये अकाउंटिंग क्वेश्चन है। यहाँ हमें हर एक ट्रांजेक्शन का अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ। तो अगर आप गुड्स को 2,000 के लॉस में सेल करोगे तो इस साल आपकी कैपिटल 2,000 से कम हो जाएगी, और अगर प्रॉफिट में सेल करोगे तो फोर्थ पॉइंट कैपिटल में ऐड हो जाएगा 3,000. 3,000 ऐड हो जाएगा कैपिटल में। नेक्स्ट, गुड्स डोनेटेड फॉर लेह लद्दाख, दैट इज आपके लिए चैरिटी। तो चैरिटी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस. बेटा अदर्स भी आंसर दे रहे हो, अदर्स क्या जस्ट ओनली ऑडियंस हो? आप स्टूडेंट नहीं हो बैच के? दीपांशु, गौरीश, अर्पित, आप आंसर दे रहे हो बेटा? वन बाय वन सबको आंसर देना है। अब टर्न वाइज देखिए आपको आंसर देना है। सिक्स का थर्ड पॉइंट अर्पित आप बताओगे बेटा? सिक्स का थर्ड पॉइंट अभी समझाया था मैंने। अर्पित, एम ऑडिबल? दीपांशु आप बताओ, सिक्स का थर्ड पॉइंट। सर सैलरी एक्सपेंस है तो सर वो ऐड होएगी। एक्सपेंस ऐड होते हैं कैपिटल में? नो सर, कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। और सर एक्सपेंस साइड से भी माइनस। बेटा एक्सपेंस साइड कौन सी होती है बताओ? सर आपके कैश पास में से हम्म सर कैश में से माइनस हो जाएगी। दीपांशु नहीं, ये रॉन्ग बात है बेटा। अभी अभी समझाया मैंने आपको ये पॉइंट। अभी आज जब दिया का डाउट था तो मैंने ये अभी समझाया ना डिटेल में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप आउटस्टैंडिंग में कैश कहां से ले आते हो। अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो आपने पे तो नहीं की ना, वो तभी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है बेटा? कि वो आपने अभी तक पे नहीं की। अभी ऊपर समझाया नहीं मैंने पॉइंट, ये देखो अभी भी शायद लिखा होगा मेरे पास, ये देखो अभी भी लिखा हुआ है ये सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसका मीनिंग सैलरी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। एज ए एक्सपेंस, एज ए एक्सपेंस ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लायबिलिटी है, तो हम इसको लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो लायबिलिटीज में प्लस करनी है क्योंकि ये एक लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। और एज ए एक्सपेंस आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। ओके सर। होमवर्क ट्राई किया सबने या नहीं? कितने क्वेश्चन किए अपना सब वन में वन बताओ एवरीवन। दिया, हाउ मेनी क्वेश्चन डन?
सर मैंने राइटिंग में नहीं किए थे, मैंने बस ओरली देखे थे थोड़े से। राइटिंग में करने बेटा आपने आपने इसको सभी सारे क्वेश्चन मत करो राइटिंग में। जैसे जैसे आगे जाओगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप मैं आपको टिक कराता हूँ जो जो क्वेश्चन राइटिंग में करने हैं आप सबने टिक करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, 13, 15, 15, 16 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर बस 18 तक ही करने हैं आपको ना, क्योंकि जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 18, 18 भी टैक्स के ऊपर आ गया। 18 भी आप अभी छोड़ दो, आपका होमवर्क सिर्फ 17 तक ही है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं रिटर्न में। 16 टिक कर लिया आपने, 16, 15, 14 भी टिक करोगे रिटर्न में, 14, 13, 12। ये क्वेश्चन मेन है, ये वाले कर लो आप ना, और इससे पहले जो आपको टिक कराए थे वो वाले। तो ऐसे आपको टिल 17 ही करने हैं क्वेश्चंस। 17 में से आप ऑलमोस्ट हाफ क्वेश्चन एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो मिनिमम करो ना रिटर्न में, वो तो रिटर्न होमवर्क है आपका मिनिमम। मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ सभी क्वेश्चंस। यस, किस पॉइंट पे थे हम? सिक्स क्वेश्चन कर रहे थे ना हम? यस सर। फोर्थ पॉइंट गौरीश आप बताओगे फोर्थ पॉइंट। रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर बाय चेक। यस गौरीश, रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर बाय चेक, तो क्या होगा? सर माइनस। ये कैंसिल हुआ तो माइनस होगा। बताओ ना किसमें से माइनस होगा किसमें प्लस होगा। दो इफेक्ट बताने होते आपने हमेशा। सर डेबिट में प्लस होगा। किसमें से? डेबिट। मेरा डेबिट क्रेडिट कहाँ से आ गया है इसमें? सर अकाउंटिंग के कैश में में से माइनस हो जाएगा किसमें एंड से? प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा। किसमें से सर माइनस होगा? एसेट्स में सर एसेट्स में ऐड हो कैश में जाएगा और बैंक अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। हाँ ये आंसर राइट है। कैश में से माइनस होगा दिया, आप चेक देखते नहीं हो, पहले भी ऐसा मिस्टेक किया आपने। यहाँ लिखा है रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर बाय चेक। चेक का मीनिंग प्रीपेड, सॉरी चेक का मीनिंग बैंक। बैंक से माइनस होगा, कैश से नहीं होगा। और क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर का पे किया है तो ये एडवांस एक्सपेंस बन गया आपका। जैसे आपको बता रहे थे अभी हम, एक न्यू एसेट क्रिएट हो जाएगी। सपोज इस चीज को हम यहां करके देखते हैं। सपोज आपने चेक से पे किया, राइट, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैश जितना पहले है उतना ही रहेगा 95,000, लेकिन बैंक में से माइनस हो जाएगा। सपोज आपने 5,000 रुपीज पे किए रेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर,
तो 25,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 20,000 आ गई। तो बैंक में से माइनस होगा, लेकिन क्योंकि आपने वो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए हैं तो उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट। लेकिन हम रेंट या सैलरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यूज करते हैं ऐसे करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो 5,000 रुपीज एज ए प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, हम ये एंट्री पास करते हैं ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में से माइनस और प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड। नेक्स्ट पॉइंट, Cash increase and capital increase. गुड। और 6 पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। नो दैट्स अ न्यू पॉइंट, मैंने आपको ऐड नहीं करवाया था लास्ट टाइम। इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। जब कोई इनकम हमारे लिए बिजनेस की एक एसेट भी होती है और इनकम भी होती है, बिकॉज वो इनकम अभी हमें रिसीव नहीं हुई। जैसे आपने कोई एक्सपेंस अभी पे नहीं किया, तो वैसे ही एक ऐसी इनकम है जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? जब कोई इनकम रिसीव होती है हम क्या एंट्री बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। हाँ, कोई भी इनकम अकाउंट ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, इनकम रिसीव्ड अकाउंट। तो अगर हमें कमीशन रिसीव हो जाता है तो हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। बट अगर वो रिसीव नहीं होता तो वो किसको रिप्लेस करेगा? क्या वो इनकम नहीं है? तब भी तो इनकम है ना। अगर मैंने आपको टीच किया और आपने फीस नहीं पे की तब भी वो मेरी इनकम है, बट वो अभी मुझे मिली नहीं है। जब मुझे मिली नहीं तो कैश की जगह पर उसका नाम आ जाएगा एक्रूड इनकम डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो ये आपके बिजनेस की एक एसेट बन जाएगी, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। अब हम क्या करेंगे, जैसे पॉइंट क्या है, कितनी अमाउंट का है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 8,000। तो हम 8,000 रुपीज का एक एसेट दिखाएंगे। देखो, हम 8,000 रुपीज के एसेट दिखाएंगे, एक्रूड इनकम डेबिट। एक्रूड इनकम 800, कितनी अमाउंट है? कितनी अमाउंट है बेटा? 8,000। 8,000। तो एक्रूड इनकम 8,000 आ जाएगी यहां। और कैपिटल में जो कैपिटल आपकी 120 है, उस कैपिटल में से हम 120 लिख के उसमें 8,000 ऐड कर देंगे। अब आपकी जो कैपिटल है वो 128 हो जाएगी। लायबिलिटी जो चल रही है वो चलती रहेंगी, लायबिलिटी जो चल रही है बेटा वो चलती रहेंगी ऐसी जैसे हैं। मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक्रूड इनकम आपके बिजनेस के लिए एक एसेट है और साथ में आपके लिए इनकम भी है। तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझिए। कोई भी एक्सपेंस जो आपने पे नहीं किया वो एक्सपेंस भी है, एज ए एक्सपेंस वो कैपिटल में से माइनस भी होगा। और अगर कोई भी इनकम आपको रिसीव नहीं हुई तो वो इनकम भी है, एज ए इनकम वो प्लस होगी कैपिटल में। बट साथ में वो क्या बन जाएंगे? एसेट्स या लायबिलिटीज। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? लायबिलिटी। ऐसे ही इंटरेस्ट एक्रूड हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, क्योंकि वो हमें रिसीव होना था, रिसीव नहीं हुआ। तो जब तक रिसीव नहीं होगा वो आपके लिए एसेट है। तो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आपके बिजनेस के लिए एसेट है,
बट वो कैश फॉर्म में आएगी, वो कैश एसेट है। बट अगर आपको अभी इंटरेस्ट एक्रूड है, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो वो भी आपके बिजनेस की इनकम है। बट वो जब तक रिसीव नहीं होता, जब तक वो कैश फॉर्म में नहीं आता, तब तक वो आपके बिजनेस के लिए एक क्या है, एसेट है, जिसका नाम है एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट। इन सब के ऊपर नोट्स बनाइए एक बार ना, कि एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या है, इनकम अगर एक्रूड है तो वो क्या है। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब बताओ क्या होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा एक्सपेंस नहीं है ये कमीशन हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, तो ये आपके लिए एक लाइबिलिटी का काम करेगा। लाइबिलिटी। हाँ हाँ, जी। क्योंकि वो कोई चीज जो आपको एडवांस मिलती है, जो आपकी इनकम नहीं है फिर भी आपको रिसीव होगी, उसी को एडवांस बोलते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ नोट्स बना रहा हूँ, इनको नोट करना आप, जिनमें चारों पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। देखो, पहले एक्सपेंस की बात करते हैं। आपके नोट्स ऐसे बनते हैं बेटा, देखो एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, या आप इसको तीन तरह से बोल सकते हैं। एक्सपेंसेस का हम थ्री पॉइंट्स बात कर सकते हैं। एक, एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए, एक्सपेंस पेड, जैसे लिखा होता है रेंट पेड, तो रेंट पेड क्या होगा, एक्सपेंस। रेंट पेड आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। क्या करेंगे हम, कैश में से माइनस एंड कैपिटल में से माइनस। कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। तो रेंट पेड आपके बिजनेस का एक एक्सपेंस है जो आपने पे कर दिया, तो से रेंट पेड। सेकंड, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यस, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो उस केस में क्या करेंगे, तब भी वो एक्सपेंस है या नहीं है, अगर आपने पे नहीं किया किसी को तब भी एक्सपेंस है। क्या करेंगे बेटा ये, यस सर। कैपिटल में से माइनस। तब भी कैपिटल में से माइनस होगा। और आपने अभी तक पे नहीं किया, तो क्या, अब देखो जब मैं बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग, आप बोलते हो कैश में से माइनस। सर भाई पे तो किया नहीं ना, जब तक पे नहीं किया तो माइनस कैसे हो जाएगा कैश में से, वो तो आउटस्टैंडिंग है। तो एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। हम लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, इट्स ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज में ऐड किस नाम से ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। लेकिन थर्ड पॉइंट है जो इन दोनों से डिफरेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस, पेड इन एडवांस, जिसको हम बोलते हैं पेड इन एडवांस। अब क्या होगा, कैश माइनस एसेट ऐड हो जाएंगे। गुड। अब अभी भी वो हमने पे तो किया, कैश में से माइनस होगा एज ए प्रीपेड, एज ए एसेट वो प्लस हो जाएगा, जिसका नेम होगा प्रीपेड एक्सपेंस। ये तीन पॉइंट्स बेटा जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नेम से हम शो करेंगे। सो एज ए लायबिलिटी वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज में ऐड हो जाएगा, और एज ए एसेट वो प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। नोट कर लिया सबने। अब जहां भी कोई पॉइंट आएगा बेटा आपको सही बोलना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का
हमारी कैपिटल से कोई लिंक नहीं है, बिकॉज वो एक्सपेंसेस इस साल के नहीं है, तो कैपिटल की बात कहीं नहीं आएगी। आपने पे किए हैं तो कैश में से माइनस होगा, बट साथ में ये आपकी एक नई एसेट बन जाएंगे। तो एक एसेट कम, ये देखो ना, एक एसेट कम होगी और एक एसेट बढ़ गई, कैपिटल पे इफेक्ट कैसे आएगा? ओके, चलिए आगे, नोट कर लिया सबने? अरे सर 1 मिनट। हाँ करो बेटा करो। सर आप एक इनकम्स के लिए भी समझा दो। हाँ वो बना लो बेटा नेक्स्ट पॉइंट। ओके सर। सो एक्सपेंसेस के 3 पॉइंट्स हो गए, आइदर पेड और आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड। मीन्स हम या तो अपना रेंट पे करेंगे या पे नहीं करेंगे, या कभी कभी हम एडवांस में पे कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर का भी इसी साल पे कर सकते हैं। नोट हो जाए तो बता देना बेटा, वेटिंग फॉर दैट। हो गया बेटा या नहीं? नोट। यस सर। एक्सपेंस से रिलेटेड ये 3 बातें याद नहीं आपको, ऐसे ही हम इनकम से रिलेटेड 3 बातें करेंगे। देखो, अब लिखो इनकम सेम वे में। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? हमें रिसीव। हाँ, हमें इस साल की इनकम इस साल में रिसीव हो जाती है, रिसीव्ड। तो रिसीव्ड होने से क्या होगा? कैश इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज। कैश में प्लस कैश इंक्रीज हो जाएगा, एक एसेट इंक्रीज हो जाएगी, और उसके इंक्रीज होने से कैपिटल में भी प्लस होगा, बिकॉज वो हमारे बिजनेस की इनकम है और इनकम कैश में रिसीव हो चुकी है। तो सिंपल इनकम रिसीव्ड, या लिखा होता है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड आपके बिजनेस की इनकम है, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। एंड ऑन अदर हैंड हम क्या लेंगे? एक्रूड इनकम। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जब इनकम ड्यू होती है बट आपको रिसीव नहीं होती, तो फिर कैश वर्ड तो नहीं आएगा यहाँ पे, कैश का तो रोल नहीं यहाँ पे, तो भी वो हमारी इनकम तो है। तभी वो इनकम है बेटा। अगर वो इनकम है तो क्या होगा? एज ए इनकम कैपिटल में प्लस हो जाएगी, बट अभी वो रिसीव नहीं हुई, रिसीव होने वाली है। तो आप खुद सोचो बेटा, जो चीज आपको अभी नहीं मिली, मिलने वाली है, वो आपके लिए एसेट। एसेट हुई या लायबिलिटी हुई? एसेट। एसेट हुई। तो एसेट में प्लस कर दो, क्या लिखोगे? एक्रूड इनकम।
अक्रूड इनकम एज ए एसेट शो करोगे आप। थर्ड, एक तो इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हो गया, एक इनकम रिसीव्ड हो गया। जो थर्ड है वो है इनकम रिसीव तो है, इनकम रिसीव तो है बेटा, बट इन एडवांस। एडवांस का मीनिंग, एडवांस का मीनिंग नेक्स्ट ईयर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इट मींस हमें नेक्स्ट ईयर की इनकम रिसीव हुई है। यहां पर इनकम रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। लाइबिलिटी हुई। हाँ, रिसीव तो हुई है, इट मींस कैश में तो प्लस होगी, पक्की बात है, इट विल बी एडेड इन कैश, बट साथ में वो एक लाइबिलिटी भी है, क्योंकि जो चीज आपकी इस साल की नहीं है और आपको फिर भी रिसीव हो जाती है, वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो आपकी इनकम है ही नहीं। और कोई भी चीज जो आपकी इनकम नहीं है फिर भी आपको रिसीव हो रही है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट सर्विस देनी है। सपोज आपने मुझे +2 की फीस अभी पे कर दी, तो मेरे पास आपकी +2 की फीस आ गई, तो क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं ना, इस साल तो मैं आपको +1 की सर्विस दूंगा, तो मेरे लिए वो इस साल की इनकम नहीं है, बट आपने पे कर दी, तो मेरे ऊपर वो क्या बन गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? कि कोई पैसा जो हमने किसी को वापस करना होता है, तो अगर आपने मुझे पैसे दिए बट मैं उसे अपनी इनकम नहीं मानता, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा मेरे पास पड़ा तो है बट वो मेरी इनकम नहीं है, तो वो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, मुझे कभी ना कभी आपको वापस करना पड़ेगा, या उसके अगेंस्ट मुझे सर आपको सर्विस देनी लाइबिलिटी होगी। किस नेम से आएगी? वो बता रहा हूँ बेटा, लाइबिलिटी का नेम है कमीशन इन एडवांस। जैसे पर एक कमीशन तो लिखेंगे नहीं हम, एक कॉमन वर्ड क्या है? इनकम। इनकम इन एडवांस। इनकम इन एडवांस एक लाइबिलिटी बन जाएगी, जैसे एक्रूड इनकम एक एसेट है, वैसे ही इनकम इन एडवांस एक लाइबिलिटी है। और जब प्लस होगी तो वो तो फिर कैपिटल में प्लस होनी है, कुछ लिखना नहीं हमें उसमें। जब उसको अलग से एक एज ए एसेट शो करना है, तो वो इनकम बेटा जो आपको भी रिसीव नहीं हुई, रिसीव होने वाली है, वो आपके लिए एसेट है। बट वो इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई, जो आपके लिए इस साल की इनकम नहीं है फिर भी मिल चुकी है आपको, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। हाँ जी, कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, वापिस चलते हैं क्वेश्चन में। देखो, अब उसके अकॉर्डिंगली बताओ 6 का जो 7th पॉइंट है उसमें क्या होगा? So cash increase and income in advance, liability increase. कैश में प्लस हो जाएगा बिकॉज रिसीव तो हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। जब जो चीज रिसीव होती है वो कैश तो इंक्रीज करेगी आपका, बट क्या वो कैश हमारी इनकम है? नो, क्योंकि हमें एडवांस मिल रहा है। तो कुछ भी एडवांस मिलता है आपको वो आपके लिए लायबिलिटी है, पे करने वाले के लिए एसेट है, प्रीपेड। तो इसी तरह जैसे आप इसको प्रीपेड बोल रहे थे, प्रीपेड और रिसीव्ड में डिफरेंस है कि नहीं है? आप पे जो करते हो वो अलग चीजें हैं, जो आपको रिसीव होती है वो अलग चीजें हैं। तो जब हम कोई एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं तो वो एसेट बन जाता है,
और कोई लायबिलिटी जो एडवांस में मिलती है वो इनकम बन जाती है। सॉरी, कोई भी इनकम जो एडवांस में मिलती है वो लायबिलिटी बन जाती है। हम्म इसमें बेटा जो सेवंथ पॉइंट है, सेवंथ का सेवंथ जो न्यू पॉइंट है सिर्फ वो बात कर रहे हैं हम। कैश और कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। हम्म कौन सा पॉइंट बता रहे हो, सेवंथ बता रहे हो? यस सर। कैपिटल में प्लस क्यों होगा? सर माइनस होगा। किसमें से? सर अगर वो हमारा क्रेडिटर था तो लाइबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। नहीं, लिखा तो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर। बेटा कस्टमर कौन होता है? जिनको हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करते गुड्स हैं। से। गुड्स सेल करते हैं लेकिन क्रेडिट पे, क्यों? बिकॉज जब हम कैश में सेल करते हैं फिर तो हम उसका नेम रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो पहले पॉइंट नंबर 3 चेक करो। पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा बताओ? सर स्टॉक डिक्रीज, creditors increase and क्रेडिटर्स ने दिया डेटर्स बेटा। जब sorry हम sir, गुड्स सेल करें तो डेटर्स बनेंगे ना हमारे। yes sir, and capital में से minus। कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में प्लस होगा। दिया उल्टा बोल रहे हो बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेवंथ क्वेश्चन स्टार्ट एवरीवन। अब आपको वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली, आपकी चॉइस है। मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ। करो स्टार्ट। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, मेक परफॉर्म एवरीवन। बनाए बेटा परफॉर्मा।
स्टार्ट कर दिया? Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करो। भूपिंदर बिजनेस कमेंस्ड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। तो कैश में लिखो 65,000, कैश में 65, स्टॉक में 35 और 1 लाख रुपीज कैपिटल में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या करेंगे बताओ? Stock increase and liability increase. स्टॉक में ऐड करो 14,000 और लाइबिलिटीज में लिखो क्रेडिटर्स, लेकिन किस नेम से लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। स्टॉक में प्लस और क्रेडिटर्स में भी प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्टिंग 15,500 सोल्ड फॉर 12,500। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? दिया? So loss. हाँ लॉस होगा। आपने कैपिटल में से माइनस बोला था पहले? Yes, sir. हाँ सॉरी, मुझे लगा शायद प्रॉफिट का पॉइंट है, मैंने इंटरचेंज कर दिया था पॉइंट। तो यहाँ कॉस्ट ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो श्योरली हमें लॉस होगा। लेकिन डेटर्स कितने से क्रिएट होंगे? 12,500 से, और स्टॉक में से माइनस करेंगे 15,500। तो पहले ट्रांजेक्शन लिखो एज इट इज, गुड सोल्ड कॉस्टिंग 15,500 फॉर 12,500 ऑन क्रेडिट। तो स्टॉक में से माइनस करो 15,500, डेटर में ऐड करो 12,500 और कैपिटल में से माइनस करो 3,000। ओके बेटा, ये यहां तक चले आगे। अब नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। अब जिन सप्लायर से आपने गुड्स परचेज किए हैं 14,000 की, उन्हीं को वापस करोगे। तो स्टॉक में से माइनस होगा या प्लस होगा जब गुड्स वापस कर रहे हैं? Minus. माइनस, यस। तो स्टॉक में से माइनस कर दो 4,000 एंड क्रेडिटर्स में से भी माइनस कर दो, बिकॉज सप्लायर्स हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं। सप्लायर्स आर द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में से माइनस करना है 4,000। इट मीन आपने जो उनको 14,000 पे करने थे उसमें से 4,000 पे कर दिए। एक तरह से पे तो नहीं किए, लेकिन हमने गुड्स वापस कर दी। एक ही बात है ना, हमने गुड्स वापस कर दी तो समझो पे होगी। तो 4,000 रुपीज की गुड्स वापस चली गई, तो सप्लायर का बैलेंस 4,000 से कम हो जाएगा
और इधर स्टॉक भी 4000 से कम हो जाएगा। आगे कैश पेड टू सप्लायर 5500, तो ये भी कैश में से माइनस होगा, कैश में से माइनस लाइबिलिटीज में से भी माइनस। हाँ, क्रेडिटर्स में से भी माइनस, तो 5500 बेटा। हाँ इन सिचुएशन में हम अज्यूम करेंगे कि वो ऑलरेडी हमारे क्रेडिटर या डेटर थे। नहीं, अजम्पशन की क्या नीड है दिया, आप देखो ना, आपने सेकंड पॉइंट में नहीं, क्या किया है? ये एक और सप्लायर भी तो हो सकता है। नहीं बेटा नहीं, आपके सामने जो सप्लायर से गुड्स परचेज किए हैं वही होगा ये, और तो कोई गुड्स परचेज की नहीं हमने। देखो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उससे पहले कुछ था हमारे पास नहीं। नो आपके हाँ, तो आपके सामने बिजनेस स्टार्ट हुआ, फिर आपने एक सप्लायर से गुड्स परचेज की, तो फिर वही चल रहा है अभी भी, उसी को गुड्स वापस की हैं, उसी को कैश दिया है। आपके सामने कोई बिजनेस में हाँ कोई और सप्लायर तो आए नहीं है, बिकॉज बेटा सप्लायर ऐसे नहीं आते ना, सप्लायर से गुड्स परचेज करनी पड़ती हैं, तो अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो आपके सामने किए हैं। तो बिजनेस जब लिखा ना भूपिंदर स्टार्टेड बिजनेस, तो इसमें स्टार्टिंग से बात स्टार्ट हो रही है, तो आप 14,000 में से गुड्स वापस करोगे 4,000 उन्हीं में से, और उन्हीं को 5500 पे करोगे। सप्लायर मींस क्रेडिटर। किस चीज की गुड्स, किस चीज का सप्लायर है वो? गुड्स का, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, ओनली दोज पर्सन आर कॉल्ड सप्लायर। सप्लायर तो कॉमन नेम है ना, लेकिन हमने उनसे, सप्लायर तो कॉमन नेम है, बट हमने अगर उनसे गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं तभी हम उनका नेम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर। अब आप देखो आपकी इक्वेशन में कस्टमर है पहले से, तभी तो वो गुड्स वापस कर रहे हैं। तो कौन सी ट्रांजेक्शन है जहां पर आपने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे? थर्ड। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में आपके पास डेटर्स है ना, 12,500 के डेटर्स हैं बेटा, तो उन डेटर्स को आपने 3,000 एमआरपी की गुड्स सेल की हैं। अब आपने कस्टमर्स को तो 3,000 की दी होंगी, बट आपके लिए वो कितने की हैं? 2,800 की। तो जब गुड्स आपके पास वापस आ रही हैं, कस्टमर जिसको आपने बेची थी वो कस्टमर आपको गुड्स वापस कर रहा है, तो आपका स्टॉक प्लस होगा या माइनस होगा बताइए? प्लस। कितने से प्लस होगा? 3,000 से। नहीं बेटा, स्टॉक कितने से प्लस होगा? 2,800 से। स्टॉक ऑलवेज कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट प्राइस। 2,800 से तो हमारी लाइबिलिटी का मतलब डेटर कम होगा, बट हमारी कॉस्ट तो स्टॉक की उतनी नहीं रहेगी। डेटर तो वो 3,000 से है। गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर मींस डेटर रुपीज 3,000। डेटर को आपने 3,000 की दी है, तभी तो उसे 3,000 पता है कि ये प्रोडक्ट 3,000 का उसके लिए हमने उसको बेचा है, बट उसकी कॉस्ट 2,800 है, तो स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट। जैसे सर जब बट आप हमने गुड्स तो लॉस पे सेल किए थे ना, हाँ तो फिर अभी हमारी कॉस्ट से ज्यादा कैसे हो गया हाँ, हमारा? दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा। वो सारी गुड्स की बात होती है ना, जैसे आपकी कॉस्ट 15,500 थी और आपने उनको सेल किया था, सेल प्राइस 12,500, ये कह रहे हो ना आप? यस सर। बट बेटा इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसकी कॉस्ट 2,800 है और वो आपने सेल की थी 3,000 की, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि गुड्स एक ही गुड्स है, कस्टमर एक है, हम उसको प्रोडक्ट 3 या 4 भी सेल कर सकते हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसकी कॉस्ट कम है वो सेल ज्यादा है, और वहां आपको 200 का प्रॉफिट हुआ होगा। हम तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें ना, ओवरऑल आपका लॉस है। गॉट इट ना? यस सर। एक पार्ट है ना, जैसे हम जब
3-4 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हो सकता है हमें एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है और एक प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है इसलिए वो सामने आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ भी पॉसिबल है प्रैक्टिकली। हम तो जो सामने है उसको देखेंगे ना। हमारे सामने जो कॉस्ट है वो 2800 है और कस्टमर 3000 का है। तो जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करेगा बेटा, तो स्टॉक में हम 2800 ऐड करेंगे और कस्टमर डेटर्स में से कितने माइनस होंगे? 3000। 3000। और 200 का जो प्रॉफिट है वो कैंसिल हो जाएगा। ये जो 200 का हमें प्रॉफिट हो रहा था पहले वो कैंसिल हो गया। तो 200 कैपिटल में से माइनस करो, करो माइनस। 200 रुपीज आप कैपिटल में से माइनस कर दो एज ए लॉस या एज ए डिक्रीज इन प्रॉफिट, क्योंकि यहां 200 का प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है जब कस्टमर गुड्स वापस करते हैं। इट मीन आपने ये गुड्स उनको 200 के प्रॉफिट पे सेल की थी। स्टॉक 2800 से प्लस होगा, डेटर 3000 से माइनस होगा, तो अल्टीमेट जो 200 का डिफरेंस आ रहा है, जो माइनस में 200 है वो आपकी कैपिटल को माइनस करेंगे। फिर रिसीट कैश फ्रॉम कस्टमर, सिंपल है, कैश में प्लस करो और कस्टमर में से माइनस, डेटर में से माइनस करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट बताओ बेटा, 8 का सेकंड पॉइंट। स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे 13,000 और क्रेडिटर्स आ जाएंगे 16,000 के, और 3,000 का प्रॉफिट होएगा कैपिटल में नहीं ऐड। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, डेटर्स आएंगे 16,000। इसी तो आपने किस में ऐड किया 6000? हाँ जी सर, डेटर्स आएंगे। हाँ तो मैंने ऑन क्रेडिटर। क्रेडिट, हाँ ऑन क्रेडिट लिखा है ना, तो 16,000 के डेटर्स आएंगे, स्टॉक में से माइनस होगा एग्जैक्टली 13,000 और कैपिटल में प्लस होगा 3000। एंड फोर्थ पॉइंट, 8 का फोर्थ पॉइंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर। अब आपके देखो आपके पास फर्नीचर होगा तभी तो डेप्रिशिएशन लग रहा है ना उसके ऊपर। तो फर्स्ट So फर्नीचर में से डिक्रीज एंड कैपिटल में से डिक्रीज। हाँ वेरी गुड, फर्नीचर में से डिक्रीज क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू 2000 कम हो रही है, और कैपिटल में से माइनस। देन नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 4500। हाँ जी बताओ बेटा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मीनिंग होता है कि जब हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देते, जब वो मना कर देते देने से, तो हम उनको बोलते हैं कि वो हमारे बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 4500। तो डेटर्स में से माइनस होंगे 4500 और एज ए लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। डेटर्स में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। डेटर्स में से माइनस, बैड डेट्स किसके में से होते हैं? डेटर्स में से, और कैपिटल में से माइनस। आगे ये बनाओ बेटा 6 पॉइंट।
बनाओ भी 6 पॉइंट। कैश माइनस होएगा और बेटा क्रेडिटर्स भी कैश माइनस। रिसीव लिखा है, इसी तरह थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कैश अच्छा रिसीव, सर, मैं 9th का 6th बता रही थी। नहीं हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अभी। कैश रिसीव्ड 6400 फ्रॉम कस्टमर अलाउड हिम डिस्काउंट, तो कैश में प्लस होंगे 6400, डिस्काउंट डेटर में से माइनस, कैपिटल में से माइनस 100। और डेटर्स में से कितने माइनस होंगे? डेटर में से माइनस कितने होंगे बेटा? चलो इसकी जनरेटिव बनाओ। 500, कितने? 6500। हाँ 6500। बिकॉज देखो आपको जब कस्टमर से 6400 आता है और आप उसको 100 का डिस्काउंट देते हो, इट मीन उसका अकाउंट कितने से सेटल हो रहा है? 6500 से। तो जो भी आपके डेटर्स रहे होंगे इस क्वेश्चन में, आपके इस क्वेश्चन में डेटर्स है ना, आपने 16,000 की गुड सेल की थी, तो वो डेटर्स की बात हो रही है। उसमें से कुछ डेटर्स तो बैड हो गए, 4500 तो आपको आएंगे नहीं, और 6500 रुपीज आपको आ गया 100 रुपीज के डिस्काउंट पे। तो कैश में प्लस होंगे 6400, कैपिटल में से माइनस होंगे 100, और डेटर्स में से माइनस होंगे 6500, दोनों का टोटल करके, क्योंकि डेटर 6500 से कम हुआ है हमारा। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड कैश में प्लस होगा, रिकवर्ड है ना, रिसीव हो रहे हैं, कैश में प्लस होगा, और दूसरा कैपिटल में, क्योंकि ये आपके बिजनेस की इनकम है, इट्स योर इनकम बेटा। नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर 14,600, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। तो कैश पे करने से आपके बिजनेस का कैश कम होगा, कैश में से माइनस होगा 14,600, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके बिजनेस की इनकम है, इनकम में प्लस हो जाएगा, मींस कैपिटल प्लस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा 400, और क्रेडिटर्स में से कितने माइनस होंगे? 15,000। कैश और डिस्काउंट, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके आपके डेटर्स का या क्रेडिटर्स का अमाउंट आता है। अच्छा अगर हम जनरेटिव बनाए तो क्या बनेगी? क्रेडिटर्स डेबिट 15,000 टू कैश 14,600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपके बिजनेस की इनकम है, कैपिटल में प्लस होगा, क्रेडिटर्स में से 14,600 माइनस होंगे, सॉरी क्रेडिटर्स में से 15,000 माइनस होंगे, और कैश में से 14,600। तो क्योंकि सब लिखा हुआ है देखो, कैश पेड कैश में से माइनस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम कैपिटल में प्लस, बट इन दोनों के बराबर जो दूसरा अमाउंट है वो क्रेडिटर्स में से माइनस होगा 15,000। फिर 9th क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप कर लोगे, कुछ नहीं आनी इसके अंदर। 10th भी इजी है, 11th इज वेरी इजी। हम्म 12th क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। करो स्टार्ट बेटा, ओरली करते हैं अभी, तो रिटर्न में जो क्वेश्चन आपने करने आपको बता दिए। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? ब्रॉट 45,000 कैश, कैश में 45। बोलो। कैपिटल इंक्रीज। परचेज्ड शेयर्स, शेयर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, यस। आप एक अलग से हेडिंग दोगे इन्वेस्टमेंट्स का, इन्वेस्टमेंट्स में लिखोगे 22,500, और कैश में से माइनस करोगे 22,500। मींस एक एसेट इंक्रीज होगी और एक एसेट डिक्रीज होगी, सेम इफेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 12th का सी बनाइए बेटा।
12th का सी पॉइंट। सर ऑफिस इक्विपमेंट एसेट बनेगा 45,000, कैश डिक्रीज होगा 15,000, बैंक लोन का लाइबिलिटी क्रिएट होगी 30,000। हाँ वेरी गुड बेटा, लेकिन बैंक लोन लिखना, बस लोन लिखना आपने, लोन। लोन किससे से लो, वो लाइबिलिटी है। हाँ, तो लाइबिलिटीज में लोन लिख के वो आ जाएगा 30,000। देन सर तो हम बैंक लोन और जो पर्सनल लोन्स होते हैं उनको एक ही हेडिंग के अंडर लिख सकते हैं? हाँ एक ही हेडिंग में, क्योंकि हम यहाँ पे तो सिर्फ हेडिंग्स देते हैं ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग दोनों एक ही हेडिंग में आएंगे। ऐसे ही लोन्स भी सब एक ही हेडिंग में आएंगे। लेकिन लोन लिया है तो वो लायबिलिटी है, अगर लोन किसी को दिया है तो वो एसेट है। अब नेक्स्ट, सोल्ड शेयर्स कॉस्टिंग 3,000 फॉर 4,500। अब जैसे आपके पास गुड्स का स्टॉक होता है ना, वैसे आप शेयर मार्केट में भी डील कर सकते हो। आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो आप 3,000 के शेयर्स 4,500 में सेल कर रहे हो, तो आपका कैश इंक्रीज होगा 4,500 से, शेयर्स मींस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी 3,000 से, और 1,500 कैपिटल में प्लस हो जाएगा एज ए प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ आपको। जी पॉइंट बनाओ, 12th का जी। कैश में से माइनस होएगा और लोन में से भी, और 900 कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। और दूसरा 900 कहां से माइनस होंगे? कैपिटल में से। बेटा वो एक हो गया ना। देखो 10,000 और 900, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। 10,000 का आप लोन पे कर रहे हो, तो लोन पे करने से हमें कोई इनकम या एक्सपेंस नहीं होता, लोन कम हो जाता है, कैश कम हो जाता है। तो पहला ठीक है आपका, 10,000 कैश में से माइनस होगा और लोन में से माइनस होगा। बट 900 रुपीज का जो आपने इंटरेस्ट पे किया बेटा, कैश में से हाँ, डिक्रीज एंड कैपिटल से हाँ, डिक्रीज। कैश में से माइनस होगा 900 और कैपिटल में से 900। लेकिन आप एक कंबाइंड एंट्री पास कर देना, या यहां भी कंबाइंड इफेक्ट दिखाना, कैश में से माइनस करना 10,900, लोन में से 10,000 और कैपिटल में से 900। तो सेम इफेक्ट हो गया, जितने से हमारी एसेट कम हो रही है, 10,900 हमारी एसेट है, जितने से वो एसेट कम हो रही है उतने से आपके लिए लोन और कैपिटल भी कम हो रही है। रिसीव्ड कैश फॉर रेंट, प्रॉपर्टी लेट आउट मींस रेंट। जब हमें रेंट मिलता है तो कैश में प्लस कर दो और रेंट में भी प्लस कर दो, मतलब इनकम प्लस कर देगी। आपकी इनकम बढ़ने से कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 13 से। आप होमवर्क एक बार 17 तक ट्राई करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास, उसमें आपके 17 तक के डिस्कशन में आ जाएंगे पॉइंट्स। बट होमवर्क मस्ट है बेटा, करके आओगे रिटर्न में। जो जो क्वेश्चन में टिक कराए 7-8 पॉइंट टिक कराए, ज्यादा नहीं, वो 7-8 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे रिटर्न में। उसके बाद 18th ऑनवर्ड्स अभी पेंडिंग छोड़ देंगे, बिकॉज जब हम जीएसटी वाला पार्ट करेंगे ना उसके साथ कर लेंगे ये 18, 19, 20। ये 3 क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन में से आते भी नहीं है, जीएसटी का चैप्टर अलग से है, वहीं पे सब बनेगी बात, वहीं करते हैं इनको। देन 21, 22, 23, 24, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मींस नेक्स्ट क्लास विल बी सफिशिएंट फॉर दीज 7-8 क्वेश्चंस विद ऑल योर डाउट्स। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा। कमिंग संडे अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट रहेगा। ओके, कमिंग संडे यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, परफॉर्मेंस टेस्ट है ये। और एक मॉक टेस्ट आपका होगा वो जर्नल का, जर्नल को प्रिपेयर करें। वो जब तक इस बुक में से जर्नल ओवर नहीं होता तब तक मॉक टेस्ट पेंडिंग रहेगा। अभी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को ओवर करके, अगर टाइम मिला नेक्स्ट क्लास में तो वापस जर्नल में जाएंगे, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको वहां कंप्लीट करेंगे। देन अब आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होगा जर्नल का, 3 टेस्ट हो गया, इनफ है, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स उसमें कवर हो गए हैं। अब सीधा आपका ग्रैंड टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट या सेल्फ इवेल्यूएशन टेस्ट कहते हैं हम इसको। वो आपके मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इस संडे अकाउंटिंग क्वेश्चन का टेस्ट प्रिपेयर करेंगे आप। एनीथिंग एल्स बेटा, क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय बेटा।